कुमुद को संगीत के लिए पुरस्कार मुख्य अतिथि आदित्य सिंह, जो एक विख्यात उद्योगपति थे, उनके हाथों से मिला तो वो उसे निहारते ही रह गए। उनकी उम्र 33 साल थी। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। पिता की विरासत चार गुना करने की धुन में शादी ब्याह करना भूल गए थे। उनका व्यक्तित्व भी शानदार था। छापिट कद, जिम में वर्कआउट करके बनाई बॉडी, बहुत खूबसूरत चेहरा जो किसी को भी आकर्षित कर लेने की क्षमता रखता था। पर उन्हें कुमुद के रूप का ऐसा नशा हुआ कि उसका पता लगाकर उसके घर पहुंच गए और उनके पिता से उसका हाथ मांगा। कुमुद के पिता हतप्रभत रह गए कि इतना बड़ा आदमी उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। उन्होंने कुमुद से पूछा तो वह हैरान हो गई। उसने अपने पापा से कहा कि पापा, वो बहुत बड़े लोग हैं, हमारी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं है। रिश्ता बराबरी में करना ही ठीक होता है। जब यह बात उनके सम्मुख रखी गई तो उन्होंने कहा कि एक बार मुकुद से बात करने दीजिए मुझे। मुकुद की और उनकी बातचीत के बाद कुमुद ने हाँ कर दी। शादी हो गई। शादी के बाद जब उसके ससुराल में रिसेप्शन हुआ तो कुमुद की खूबसूरती की सबने दिल खोल कर तारीफ की। कुमुद और आदित्य ऐसा लगता था कि एक दूसरे के लिए बने हैं। सुहाग रात को आदित्य ने बेशक कीमती रिंग उसकी उंगली में पहनाकर उसके होठों को चूम कर अपने प्यार को दर्शाते हुए भावुक होकर कहा था कि जिस दिन तुम्हें देखा था उसी दिन से तुम्हारे ख्यालों में जी रहा हूँ। कभी मुझसे अलग मत होना। इतना प्यार पाकर कुमुद तो निहाल हो गई। दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे आदित्य की सच्चाई सामने आने लगी थी। आदित्य का पोसेसिव नेचर था। वह हर वक्त गला घोंटू लगता था। हर वक्त शक करना उसकी आदत थी। अगर कुमुद कुछ भी कहने की कोशिश करती तो एकदम से नाराज हो जाते थे। एक दिन कुमुद को कैफे में अपने दोस्त अरुण और अंजलि मिल गए। उसने उन्हें अपने साथ बुला लिया तो आदित्य बेहद नाराज हो गए। घर आकर उस पर बरस पड़े। कुमुद का अपना फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया था। मायके जाना भी सीमित था। रुकने की इजाजत नहीं थी। वह सहती जा रही थी। कुमुद प्रेग्नेंट थी। एक बिजनेस पार्टी में किसी बात पर बिगड़कर आदित्य ने घर आकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। कुमुद को आदित्य से हर तरह से चिढ़ होने लगी थी। बेडरूम में भी उनकी मनमानी चलती थी। अगर कभी वो मना कर दे तो उसके चरित्र पर इल्जाम लगाना तो उनका रोज का काम हो गया था। एक दिन कुमुद ने एक लेटर लिखकर घर पर छोड़ दिया। लिखा था, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, पर आपके साथ निभाना मुश्किल होता जा रहा है। घर छोड़कर जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आदित्य ने बेहद गुस्से से लेटर फाड़ दिया। बेहद गुस्सा आया था उन्हें, पर तमाशा न हो इसलिए चुप्पी साध ली। 8 साल बीत गए। कुमुद शिमला के बोर्डिंग स्कूल में टीचर हो गई। बहुत प्यारा बेटा था उसका, बिल्कुल आदित्य की परछाई। उसे देखकर कुमुद के मन में कसक उठती रही। रह रहकर आदित्य की याद आती, क्योंकि प्यार तो टूट कर किया था आदित्य ने उसे। पर उनका सख्ती मिजाज उसके लिए एक नासूर बन गया था। स्कूल में भी उसके पीछे उसकी चर्चा होती। पुरुष सहयोगी उसके करीब आने की कोशिश करते रहते, पर वह सबसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखती है। जया ही उसकी एकमात्र सहेली थी जो उसकी हमदर्द थी। एक दिन मार्केट में किसी काम से निकली तो उसके कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। इस छुअन को वह पहचानती थी। शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। आदित्य पीछे मुड़कर देखा तो आदित्य ही थे। कैसे हो? चुपचाप जमीन को देखती रही कुमुद। कहाँ रहती हो? कुमुद के होंठ सिल गए थे। वह चुपचाप चलने लगी। आदित्य भी साथ साथ चल रहे थे। सोच रहे थे आदित्य बिल्कुल भी नहीं बदले। वही रोबीला चेहरा, वही स्मार्टनेस, सब कुछ 8 साल बाद पहले जैसा। कहना चाहती थी कि हमारे रास्ते अलग हैं, पर कह नहीं पाई। घर पहुंच गई। शांताबाई कन्नू का ख्याल रखती थी। आदित्य को देखकर वो चौंक गई। मम्मा, आप आ गए? मेरा फेवरेट चॉकलेट लेकर आए। कन्नू अंदर से दौड़कर आया। अगले ही पल आदित्य को देखकर झेप गया। आदित्य उसे देखकर हतप्रभत रह गया। ऐसा लगा कि उनका बचपन उनके सामने खड़ा है। आदित्य की आंखें भर आईं। कन्नू मम्मी के पीछे खड़ा हो गया।
शांताबाई को घर जाने को कहकर वह किचन में चली गई। सोच में डूब गई, कन्नू को कह दूंगी कि पापा हैं, ग्रीन टी बनाकर बाहर लाई। आदित्य सोफे पर बैठे हुए थे। तुम्हें अब तक मेरी पसंद याद है? उनकी आवाज में व्यंग था। मेरा बेटा है और मुझे तक पता नहीं? क्या उसे मेरे बारे में पता है? उनकी आंखों में दर्द छलक आया था। नहीं, कुमुद ने धीरे से कहा। क्यों नहीं बताया? उनकी आवाज कांप उठी। नाम क्या रखा है? कौस्तुभ। कुमुद ने कन्नू को आवाज दी। कन्नू, मेरा बच्चा। कन्नू बाहर आकर अपने उसे सटकर बैठ गया। बेटा, पापा हैं आपके। पापा। कुमुद ने उसे आदित्य के सामने खड़ा कर दिया। आदित्य ने बाहर बाहें फैलाई। कन्नू दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गया। आदित्य बहुत देर तक उसे चूमते रहे और उसे गले से लगा लिया। पापा, कहाँ थे आप? मैं आपको रोज याद करता था। आप क्यों नहीं आए? आदित्य ने उसे सीने से भींच लिया। कुमुद की तरफ देखते हुए बोले, बेटे, मैं बाहर गया हुआ था। आपको मेरी याद नहीं आती थी? बहुत आती थी। आई लव यू पापा। आदित्य की आंखें भर आई। कुमुद उठकर बेडरूम में आ गई और रो पड़ी। आदित्य और कन्नू की बातें धैर्य देकर सुन रही थी। आदित्य बड़े धैर्य से कन्नू के मासूम सवालों का जवाब दे रहे थे। रात हो चुकी थी। आदित्य उठ खड़े हुए। कहाँ जा रहे हो? कुमुद ने कहा। होटल में रुका हूँ, यहीं रुक जाइए। रुक जाऊं? मुझे बर्दाश्त कर सकोगी? आदित्य का स्वर तलक था। कन्नू पापा से चिपक गया। पापा यहीं रहेंगे। कुमुद डिनर बना चुकी थी। आदित्य की फेवरेट मटर पनीर, सूखे आलू, बूंदी का रायता, मीठे में खीर। आदित्य खुद खाते हुए कन्नू को खिला रहे थे। खाने के बाद कन्नू पापा से गप लड़ाते हुए उनकी गोद में सो गया। कन्नू को बेड पर लिटाकर आदित्य ड्राइंग रूम में कुमुद के सामने आकर बैठ गए। कुमुद सिर झुकाए हुए बैठी थी। तुम्हारे जाने के बाद बहुत तलाश किया तुम्हें। अब तक अकेले हैं आप? कुमुद बोली। क्या करता, बेपनाह मोहब्बत जो की थी तुमसे। पर मैं गलत था। जब कोई चीज हद से ज्यादा गुजर जाती है तो वह घुटन बन जाती है। पापा तो चाहते थे कि दूसरी शादी कर लूं, पर तुम्हारी दी हुई चोट भुला नहीं पाया। तुम्हें कोई मिला नहीं? प्यार सिर्फ आपने किया था, और मेरा प्यार। कुमुद तड़प कर उठी। तुम्हें तो नफरत थी मुझसे। अगर ऐसा होता तो यूं न छोड़ देती मुझे आपकी आदत से नफरत थी। कुमुद की आंखें भर आई। वह किचन में आकर खड़े होकर अपने आंसू पोंछने लगी। आदित्य ने अपना कोट उतार कर सोफे पर रख दिया। वह ध्यान से कुमुद को देखे जा रहा था। उसका रूप उतना ही ताजा निखरा हुआ था जितना 8 साल पहले था। उन्होंने सिगरेट निकाली और सुलगा ली। एक गहरी कस लिया। कुमुद ने कहा, सिगरेट कब से पीने लगे? जब तुम थी तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। तुम्हारा नशा ही बहुत था, पर मुझे जीना ही नहीं आया। और वह उनका स्वर बेहद थका हुआ था और वह उदास था। कुमुद भीतर गई और एक नाइट सूट लाकर उनके सामने रख दिया। वह चौंक गए। ये तो मेरा है। हाँ, अपने साथ ले आई थी। क्यों? आप नहीं समझेंगे। और तुम कह कर आदित्य चुप हो गए। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी फैली रही। तुम्हारा घर छोड़कर जाना कुछ दिन अखबारों की और न्यूज की सुर्खियां बना रहा। मैंने कई बयान नहीं दिया, खुद तुम्हें तलाश करता रहा, साथ में सोचता शायद तुम बेवफा थी। जब मैं नहीं तो मेरे बच्चे को भी तुमने शायद। कुमुद खिड़की से लगकर खड़ी हो गई। बाहर चांदनी रात बिखरी हुई थी। दूर तक फैले पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कहीं दूर चकोर पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। आदित्य कब कपड़े बदल कर उसके पीछे खड़े हो गए, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। वो उसके इतने करीब थे कि वह महसूस कर रही थी। वह झिझक गई। वह हंसे। अभी तक वही शैम्पू लगाती हूँ। इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। कुछ भी नहीं बदला, बस हमारी नज़दीकियाँ कब दूरियां बन गई, आज महसूस हो रहा है। सो जाइए, आप बहुत रात हो गई है। आदित्य का स्वर तेज हो उठा। पूरे 8 साल हो गए हैं एक मायूसी से जीते हुए। एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? सोचती थी हर पल, और ये लगता था कि आप अगर आएंगे तो कन्नू को मुझसे छीन लेंगे। और अब पता नहीं। वो सहम गई। सुबह बात करेंगे। वह बेचैन होकर टहलने लगे। कुमुद कन्नू के पास आ गई। आज सोच रही थी कि काश आदित्य एक बार उसे आवाज देते तो वह तुरंत उनकी बाहों में समा जाती। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा आदित्य सो रहे हैं, एक मासूम बच्चे की तरह। नहा धोकर वह तैयार हुई और देवी माँ के आगे दिया जलाया। लाल रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली शिफॉन साड़ी पहन, मांग में सिंदूर भरकर, लाल बड़ी बिंदी लगाई, आंखों में काजल लाकर खुद को शीशे में देखा।
उसका रूप आज दर्पण में भी नहीं समा रहा था। जब से आदित्य और उसके रास्ते अलग हुए थे, उसने इस तरह से तैयार होना छोड़ दिया था। पर आज वह आदित्य के लिए तैयार हुई थी। शायद वह उन्हें दिखाना चाहती थी कि वह आज भी वैसी ही है जैसे वह उसे देखना चाहते थे। चाय लेकर आए तो आदित्य जाग चुके थे। उसे देखकर स्तंभ रह गए। चाय लीजिए। बहुत खूबसूरत लग रही हो आप भी, वैसे ही पहले जैसी। आप चाय पी लीजिए, मैं कन्नू को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। कन्नू जिद करने लगा। आज पापा उसे स्कूल बस में बिठाएंगे। आदित्य उसे स्कूल बस में बैठाकर लौटे तो कुमुद नाश्ता तैयार कर चुकी थी। आदित्य उसे देख रहे थे। उसका गोरा रंग लाल साड़ी में दमक रहा था। वह उसके सामने खड़े होकर उसे देखने लगे। सच कहा, तुम्हें मेरी याद कभी नहीं आई। कुमुद आंखों में आंसू लिए उन्हें देखने लगी। उन्होंने उसे अपने करीब लिया और अपने होठ उसके कान के पास लाकर धीरे से कुछ कहा। कुमुद, पिछले 8 सालों से मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। उसकी पीठ को अपने हाथ से छूते हुए कहा। उनकी बाहों का घेरा उसके इर्द गिर्द कसने लगा। मुझे इजाज़त है इस पल को जीने की। वैसे कानूनन मैं अभी तुम्हारा पति हूँ, पर अगर तुम नहीं चाहोगी तो तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें नहीं छूऊंगा। कुमुद आंखें बंद किए शांत थी। आदित्य उसे अपनी बाहों में सपेटे हुए थे। उन्होंने उसके होठों को चूम लिया। उसके हाथ उसके शरीर पर थे। उन्होंने उसे अपने इतने करीब कर लिया था कि उसका दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे देखोगे नहीं? तो उसने चेहरा झुका लिया। वो शरीर और आत्मा से एक हो गए थे। जब भावनाओं का उफान थमा तो कुमुद ने अपने आप को उनसे अलग किया। उसने आदित्य की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। चेहरे पर पूर्ण तृप्ति का एहसास था। उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। कुमुद ने अपने आप को आईने में देखा। देखा तो वह आज शर्म से लाल हो गई थी। कहाँ जा रही हो? स्कूल। आज रहने दो। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी मुझे बहुत सी बातें करनी है। आदित्य बच्चों की तरह मचल उठे। कुमुद ने अपने आप को उसके पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, मुझे पता है कौन सी बातें करनी है आपको। उसने उनकी गाल से हौले से लिपस्टिक को साफ करते हुए प्यार से उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब बाद में। आदित्य उसे देखकर गुड़गुड़ाने लगे। अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। अच्छा जी। वह गहरी मुस्कुराहट बिखेर कर चली गई। स्कूल में पहुंची तो थोड़ा सुबुगाहट शुरू हो गई थी। मिसेज मेहता बोली, कुमुद, आदित्य सिंह तुम्हारे घर आए हुए हैं? जी मैम, मेरे पति हैं। सबको उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। आदित्य ने अपनी मीटिंग निपटाई। 4 दिन हो गए उन्हें शिमला में। कन्नू हर समय पापा से चिपका हुआ रहता था। कुमुद को आदित्य का स्वभाव बदला हुआ नजर आ रहा था। शाम को जब आदित्य वापस लौटे, कन्नू पापा के पास खड़ा हो गया। पापा, अब मुझे छोड़कर नहीं जाना। आदित्य ने उसके गाल पर चूमते हुए कहा। कुमुद, अपने घर चलो। कन्नू और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेमानी है। मुझे माफ कर दो। मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे और कन्नू के बिना। कुमुद ने प्यार से उनकी तरफ देखा और कन्नू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। मेरे कन्नू को अपने पापा के साथ और प्यार की जरूरत है। और वह आदित्य की बाहों में समा गई।